तो अब हमारे पास टॉपिक है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो ये डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक वीडियो है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की, वो आप पढ़ लें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, पीटी क्या है, पीटीटी क्या है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप जब आपको पता होगा ना, तो आपको पैथोलॉजी समझने में बहुत ईजी होगी। तो आप वो वाली वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें जिसमें हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। बहरहाल जो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में क्या होता है कि जो हमने वीक प्लेटलेट प्लग बनाया था ना प्राइमरी हेमोस्टेसिस से, वो उसको स्टेबलाइज करके फाइब्रिन क्लोट बना देता है। तो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में हमारा क्या होता है, एक स्टेबल फाइब्रिन क्लोट बनता है। तो अब सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स क्यों होंगे, ये होते हैं अगर हमारे फैक्टर्स की एबनॉर्मेलिटी हो जाए। जैसे हमारे प्राइमरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया था क्यों होते हैं। ये होते हैं जब हमारे प्लेटलेट्स की क्वालिटी या क्वांटिटी ख़राब हो जाए, तब हमारे प्राइमरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स कब होंगे, जब हमारे जो है फैक्टर्स की एबनॉर्मेलिटी हो जाए, ठीक है, या फैक्टर्स कम हो जाएँ या फैक्टर्स जो है काम करना छोड़ दें, सही है। तो अगर फैक्टर्स किसी भी तरीके से नाक़ज़ हो गए हैं, वो काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारे सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब ये सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये प्रेजेंट करेंगे विथ डीप टिश्यू ब्लीडिंग इनटू मसल्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। अगर किसी पेशेंट्स के, ठीक है, फैक्टर्स वगैरह क्लोटिंग फैक्टर वगैरह सही से काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उन पेशेंट में क्या होगा, डीप टिश्यू ब्लीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल उनमें हेमार्थ्रोसिस मिलेगा हमें, ठीक है, जॉइंट्स में ब्लड जमा हुआ वगैरह मिलेगा, या उसके जो है पेशेंट के मसल के अंदर हमें हेमाटोमा वगैरह मिलेगा। ऐसे डीप टिश्यू ब्लीडिंग वगैरह अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाए उस पेशेंट में क्या है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का डिसऑर्डर है। उसके जो है फैक्टर वगैरह सही से, क्लोटिंग फैक्टर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे हमने प्राइमरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर में पढ़ा था ना, वो कैसे प्रेजेंट कर रहे थे, वो एज अ म्यूकोजल एंड स्किन ब्लीडिंग प्रेजेंट कर रहे, ठीक है, पेटाई के परप्यूरा वगैरह बन रहे थे। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का डिसऑर्डर है ना, वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, डीप टिश्यू ब्लीडिंग। जैसे वो सुपरफिशियल ब्लीडिंग थी म्यूकोजल या स्किन, या इसमें क्या है, डीप टिश्यू ब्लीडिंग है इनटू द मसल्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो डीप टिश्यू ब्लीडिंग मसल या जॉइंट्स में ब्लीडिंग होगी, या तो फिर होगा रीब्लीडिंग आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल किसी ने सर्कमसिजन कराई है या विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन वगैरह कराई है, ठीक है, उस वक्त तो उसकी ब्लीडिंग वगैरह रुक गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उस पेशेंट में जो है अगर ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो, ठीक है, रीब्लीडिंग हो अगर सर्जिकल प्रोसीजर के बाद में, तो आप समझ जाएंगे उसको भी क्या है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का डिसऑर्डर है। क्योंकि इनिशियली जो है प्लेटलेट प्लग जाके वहाँ पे, जहाँ पे सर्जिकल कट्स वगैरह लगे हैं ना, वहाँ पे प्लेटलेट प्लग जाके ब्लीडिंग को रोक देता है, पर वहाँ पे सेकेंडरी हेमोस्टेसिस हो ही नहीं पा रही। तो थोड़ी देर के बाद क्या है, वो आपको पता है प्लेटलेट प्लग वीक होता है, वो डिसरप्ट हो जाता है, फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे अगर रीब्लीडिंग हो अगर आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, समझ जाएँ उसको सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में मसला है। क्योंकि प्राइमरी हेमोस्टेसिस सही हो रही थी, थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग रुक गई, पर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस हुई नहीं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग हो गई। तो अगर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में मसाले हैं, तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या होगा, हमें या पीटी या पीटीटी जो है एबनॉर्मल मिलेंगे, सही है। वो आपने सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि पीटी कब एबनॉर्मल मिलेगी और पीटीटी कब एबनॉर्मल मिलेगी। बहरहाल हमने पढ़ा था कि पीटी क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स को जो है मेजर कर रहा होता है या उसको जो है रेगुलेट कर रहा होता है, और पीटीटी कैसे होता था, इंट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें ये हमारा 8, 9, 11 और 12 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बाकी ये कॉमन पाथवे तो दोनों पीटी और पीटीटी दोनों जो है मेजर कर रहे होते हैं। तो पीटी क्या करता है, मेजर एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवेज और कोगुलेशन कैस्केड, और पीटीटी क्या करता है, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवेज और कोगुलेशन कैस्केड। तो अब सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स में भी जो सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ है कौन सी है, हेमोफीलिया ए है, सही है। तो हेमोफीलिया ए में क्या होता है, हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है उसकी जेनेटिक डिफिशियंसी हो जाती है। मतलब मदर फादर से ही जो है कुछ ऐसे मसाला आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है पेशेंट में जो फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है, सही। उसके पेशेंट में जो है फैक्टर 8 या तो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा होता है या तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता, सही। अब ज़ाहिर है फैक्टर 8 प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस हो ही नहीं पाएगी, और पेशेंट में क्या फिर होगा, डीप टिश्यू ब्लीडिंग वगैरह या ब्लीडिंग आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, ये ऐसी ब्लीडिंग होगी उसमें, क्योंकि फैक्टर 8 काम ही नहीं कर पा रहा है और हेमोस्टेसिस हो ही नहीं पा रही है। और ये क्या है, एक्सीलेंट रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब दोनों जो है मदर से और फादर से दोनों से जो है एक्स जो है अगर एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आएगा तब जाके ये जो है डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा।
मतलब 2 एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए तब जाके डिजीज़ होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, ये देखें दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तब जाके फीमेल में डिजीज़ होगी। अगर फॉर एग्जांपल एक भी एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है, तो वो जो है फीमेल में ये हेमोफीलिया ए नहीं होगी, क्योंकि ये रिसेसिव है। दोनों एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मल होने चाहिए तब जाके ये डिजीज़ होगी फीमेल में। पर आपको पता है मेल के अंदर होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है, तो उसमें अगर वो भी एक्स क्रोमोसोम अगर एक क्रोमोसोम भी ख़राब आ गया तो पेशेंट में क्या हो जाएगी, मेल्स में हेमोफीलिया हो जाएगी। ठीक है, हेमोफीलिया ए हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है कि मेल्स आर प्रीडोमिनेटली अफेक्टेड, क्योंकि उन्हें एक ही एक्स क्रोमोसोम चाहिए होता है। अगर वो एक एक्स क्रोमोसोम भी ख़राब हो गया तो क्या हो जाएगा, पेशेंट में उस मेल में हेमोफीलिया ए हो जाएगी। फीमेल्स में इतना नहीं होता, क्योंकि उनमें 2 एबनॉर्मल एक्स चाहिए होते हैं। 2 एबनॉर्मल एक्स होंगे तब जाके ये डिजीज़ होगी। अगर एक एबनॉर्मल एक्स हो गया तो उसमें डिजीज़ नहीं प्रेजेंट होगी, वो फीमेल एज अ कैरियर होंगी। तो यहाँ पे लिखा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और प्रीडोमिनेटली मेल्स को अफेक्ट करती है। और ये कैन अराइज फ्रॉम न्यू म्यूटेशंस विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री। मतलब ज़रूर नहीं है कि ये पेशेंट को जो हेमोफीलिया है मदर फादर की एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, वो पेशेंट के अंदर भी कुछ ऐसी म्यूटेशन वगैरह प्रोड्यूस होती है, हो सकती है, जिसकी वजह से उसको आ सकती है। मतलब ज़रूर नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव हुई हो, मतलब उसके मदर या फादर में जो है एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम हो ये ज़रूरी नहीं है। पेशेंट में जो है न्यू म्यूटेशन की वजह से भी हेमोफीलिया ए हो सकती है। अब ज़ाहिर है फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो गई, फैक्टर 8 सही से काम ही नहीं कर रहा है, तो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस हो ही नहीं पाएगी। और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर आपको पता है कैसे प्रेजेंट करते हैं, विद डीप टिश्यू जॉइंट एंड पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग। ठीक है, अब वो इन डीप टिश्यू या जॉइंट में जो ब्लीडिंग है इसकी सेवेरिटी कितनी है वो डिपेंड करती है कि डिफिशिएंसी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी है तो बहुत ज़्यादा इनमें जो है ब्लीडिंग वगैरह होगी। अगर कम डिफिशिएंसी है फैक्टर 8 की तो ये डीप टिश्यू जॉइंट ब्लीडिंग वगैरह कम मिलेगी हमें। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग में आप मुझे बताएं क्या मिलेगा, पीटीटी बढ़ी हुई क्यों है? क्योंकि जो हमारा फैक्टर 8 है वो क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ हो रहा है। सही है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो यूज़ हो ही नहीं रहा है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या फैक्टर 7 और 3 यूज़ हो रहे हैं, इसलिए क्या है पीटी नॉर्मल है और पीटीटी बढ़ी हुई है। पीटीटी बढ़ी हुई क्यों है, क्योंकि ये फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी भी पड़ी है, और अगर ये डिफिशिएंट हो जाएगा तो पीटीटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर फैक्टर जो है 9 की डिफिशिएंसी हो गया ना, तो भी ये जो है पीटीटी बढ़ेगा और पीटी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है फैक्टर 9 डिफिशिएंसी हो गया तो फैक्टर 9 कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ हो रहा है, एक्सट्रिंसिक में तो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी होगी तो भी क्या हो जाएगी, पीटीटी बढ़ जाएगी। बहरहाल हेमोफीलिया ए में क्या हो रहा है, हमारे फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से पीटीटी बढ़ी हुई है और पीटी नॉर्मल है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स वगैरह नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं। तो वही है, यहाँ पे हमें पीटीटी बढ़ी हुई मिली है, नॉर्मल पीटी मिल रही है, फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी मिलेगी जब हम लेबोरेटरी फाइंडिंग करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी की वजह से तो हेमोफीलिया हो रहा है। और प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम बिल्कुल नॉर्मल है इसमें, क्योंकि प्लेटलेट का कोई मसला ही नहीं आ रहा, इसमें जेनेटिक डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से फैक्टर 8 डिफिशिएंट हो रहा है। तो ब्लीडिंग टाइम वगैरह ये सारे नॉर्मल होंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स में कोई मसले मसाइल नहीं हो रहे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि इस पेशेंट में फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी है, तो रिकॉम्बिनेंट मतलब जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड जो है लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं ना फैक्टर 8, वो उसको हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे तो फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी वगैरह पूरी हो जाएगी और ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 या फैक्टर 8 का कंसनट्रेट दे दें। ठीक है, किसी एक पेशेंट से फैक्टर जो है ब्लड लें, उसमें जो फैक्टर 8 है वो निकालें और इस पेशेंट को दे दें, तो फैक्टर 8 कंसनट्रेट भी जो इसमें हेल्प कर सकता है। और तीसरी है एक एंटीबॉडी एमसीजुमेब, ये आप याद रखें, ये भी एक क्या ट्रीटमेंट है हेमोफीलिया का। हालांकि ट्रीटमेंट कभी भी आपसे जो है स्टेप 1 में जो है तकरीबन नहीं पूछते हैं, इसकी पैथोलॉजी वगैरह ही पूछते हैं, वो आप ध्यान में रखें। अब हमारे पास हेमोफीलिया बी को क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी हो जाती है। सही है, ये फिर हमारे जो है हेमोफीलिया ए में क्या हो रहा है, 8 की डिफिशिएंसी हो रही थी, और 9 में क्या, और हेमोफीलिया बी में क्या है 9 की डिफिशिएंसी हो गई। अब ज़ाहिर है अगर 9 डिफिशिएंट होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगी, पीटीटी बढ़ जाती है, पीटी वगैरह सब नॉर्मल रहती है। प्रोड्यूस ऑफ हेमोफीलिया बी भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहा होता है जैसे हमारा हेमोफीलिया ए कर रहा होता है, पर बहरहाल इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हेमोफीलिया बी में 9 की डिफिशिएंसी हो जाती है और हेमोफीलिया ए में 8 की डिफिशिएंसी हो जाती है बस। ठीक है, रिजेंबल्स हेमोफीलिया ए एक्सेप्ट फैक्टर 9 लेवल्स आर डिक्रीज इंस्टीड ऑफ फैक्टर 8। इसके साथ आप हेमोफीलिया सी भी ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, हेमोफीलिया सी क्या होती है, इसमें फैक्टर 11 की डिफिशिएंसी हो जाती है। जैसे इसमें 8 हुई, इसमें 9 हुई, इसमें हेमोफीलिया सी में क्या होता है, फैक्टर 11 की डिफिशिएंसी हो जाती है। और इन दोनों से एक डिफरेंशिएट पॉइंट इसकी ये भी है कि ये दोनों क्या थी, ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव थी, बाकी ये क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव है। याद रखें, ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव थी, इसमें 8 की डिफिशिएंसी, इसमें 9 की डिफिशिएंसी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और इसमें 11 की डिफिशिएंसी है। सही, ऑटोसोमल रिसेसिव अनलाइक ए एंड बी।
तो अब हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर। तो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं है खाली जो है जेनेटिकली हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में ये फैक्टर्स तो नॉर्मली सही से प्रोड्यूस हो रहे हैं सर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जेनेटिक कोई डिफिशिएंसी नहीं है, जेनेटिक ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। जेनेटिकली ये सारे फैक्टर्स नॉर्मली हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर अगर किसी पेशेंट में सही है इन फैक्टर्स के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट हो तो ठीक है, ये प्रोड्यूस तो नॉर्मली हो रहे हैं पर वो एंटीबॉडी क्या कर देगी, इनको जाके अटैक कर देगी जिसकी वजह से इनका लेवल कम हो जाएगा और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो ये आप याद रखें कि ठीक है, हमारे सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर अगर इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी या इनहिबिटर वगैरह प्रेजेंट हो तब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर में ये एक किस्म के इनहिबिटर या फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज़ हैं, एक्वायर्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोगुलेशन फैक्टर रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड फैक्टर फंक्शन। ज़ाहिर अगर एंटीबॉडी आएगी इनको अटैक करेगी तो इनका फंक्शन वगैरह इम्पेयर हो जाएगा और सेकेंड हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टर काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी डीप टिश्यू ब्लीडिंग, पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी। और मोस्ट कॉमनली जो एंटीबॉडी हमें मिलती है ना वो फैक्टर 8 के अगेंस्ट मिलती है। वो एंटीबॉडी आके फैक्टर 8 को अटैक करती है और फैक्टर 8 का सारा फंक्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डीप टिश्यू ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। और क्लिनिकल और लैब फाइंडिंग वही होगी जो हेमोफीलिया में मिलेगी, ठीक है। पीटीटी वगैरह बढ़ा हुआ मिलेगा, फैक्टर 8 कम मिलेगा, सही है। और डीप टिश्यू ब्लीडिंग वगैरह मिलेगी, सही। क्लिनिकल फाइंडिंग सब सेम मिलेगी, बस इसमें फ़र्क ये होगा कि जो है जेनेटिकली कोई डिफिशिएंसी नहीं होगी पेशेंट में, जेनेटिकली उसकी फैक्टर 8 जो है सही से प्रोड्यूस हो रहा होगा पर उसके प्लाज्मा में कोई एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो जाके फैक्टर 8 को डैमेज कर रही होती है जिसकी वजह से सारे हमें सिम्टम मिल रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी पेशेंट की जो है लेबोरेटरी टेस्ट कराई है, उसका पीटीटी बढ़ा हुआ है और फैक्टर 8 हमें कम मिल रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट में जो है जेनेटिकली डिफिशिएंसी है या उसके पेशेंट में जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो फैक्टर 8 को फंक्शन को कम कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट में जो है डीप टिश्यू ब्लीडिंग वगैरह सब हो रही थी, हमने उसकी लेबोरेटरी टेस्ट कराया, हमें लेबोरेटरी टेस्ट में पीटीटी बढ़ा हुआ मिला, ठीक है, फैक्टर 8 हमें कम हुआ मिला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट में जो है जेनेटिकली फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी हो रही है या किसी एंटीबॉडी की वजह से जो है फैक्टर 8 जो है डिफिशिएंट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग स्टडीज़। सही है, मिक्सिंग स्टडीज़ मैंने आपको एक टॉपिक में पढ़ाया है। तो इस मिक्सिंग स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं, ठीक है। वो पेशेंट जिसमें डीप टिश्यू ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी वगैरह आ रही है, सही है, उस पेशेंट का अभी हमको उसको पता नहीं है कि जेनेटिक डिफिशिएंसी है या कोई एंटीबॉडी है, सही है। फिर बहरहाल उस पेशेंट का हम प्लाज्मा लेंगे और उस पेशेंट के प्लाज्मा को नॉर्मल प्लाज्मा से मिक्स कर देंगे। नॉर्मल प्लाज्मा में आपको पता है कोई भी फैक्टर वगैरह की डिफिशिएंसी नहीं होगी, वो सारे फैक्टर उसमें क्लोटिंग फैक्टर नॉर्मल प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों प्लाज्मा को मिक्स करेंगे और क्लोटिंग टेस्ट को फिर से जो हम परफॉर्म करेंगे कि अब उसमें पीटीटी वगैरह नॉर्मल आ रही है नहीं आ रही, इन दोनों को जो है मिक्स करके फिर से क्लोटिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें पीटीटी वगैरह नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर उस पेशेंट में जो है क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी होगी ना, फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया ए है उस पेशेंट में, जेनेटिकली उस पेशेंट में फैक्टर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, फैक्टर की डिफिशिएंसी है, तो जब हम उसको मिक्स करेंगे नॉर्मल प्लाज्मा में तो वो फैक्टर नॉर्मली उसको मिल जाएगा, सही है। तो क्या आएगी, क्लोटिंग टेस्ट जब रिपीट करेंगे तो पीटीटी वगैरह नॉर्मल मिल जाएगी, क्योंकि उस पेशेंट में थी फैक्टर की डिफिशिएंसी, वो फैक्टर जब हमने नॉर्मल प्लाज्मा से मिक्स किया तो वो फैक्टर उसमें ब्लड में आ गया उसको, ठीक है। और क्या हो गया, पीटी वगैरह नॉर्मल हो गई, क्योंकि फैक्टर की डिफिशिएंसी थी, फैक्टर की डिफिशिएंसी उसे नॉर्मल प्लाज्मा से मिक्स करने से पूरी हो गई और पीटीटी वगैरह नॉर्मल आ गई। और फॉर एग्जांपल हमने जो है पेशेंट के प्लाज्मा को मिक्स किया और नॉर्मल प्लाज्मा से, और उसके बाद हमने उसकी क्लोटिंग टेस्ट कराई, फिर भी जो है उसकी जो है पीटीटी वगैरह नॉर्मल नहीं हुई, तो समझ जाएं उसके प्लाज्मा में जो है क्या थी, एक एंटीबॉडी वगैरह प्रेजेंट थी। उस एंटीबॉडी ने नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर जो भी क्लोटिंग फैक्टर थे उसको भी जाके अटैक कर दिया, जिसकी वजह से पीटीटी वगैरह नॉर्मल नहीं आई। तो क्या था, ए फैक्टर इनहिबिटर फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडी वगैरह अगर प्रेजेंट है तो क्या डज नॉट नॉर्मलाइज पीटीटी या पीटी आफ्टर मिक्सिंग। क्यों, क्योंकि बिकॉज द इनहिबिटर इन पेशेंट्स प्लाज्मा आल्सो इनहिबिट फैक्टर्स इन नॉर्मल प्लाज्मा। ज़ाहिर है अगर इसके प्लाज्मा में ऑलरेडी एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल प्लाज्मा के फैक्टर्स को भी जाके अटैक करेगी और पीटीटी वगैरह को नॉर्मल नहीं होने देगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि एक पेशेंट में जो है जेनेटिक डिफिशिएंसी है या उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी वगैरह प्रेजेंट है, सही है। तो मिक्सिंग करने के बाद अगर पीटीटी वगैरह नॉर्मल आ गई तो समझ जाए उसमें जेनेटिक डिफिशिएंसी थी जो नॉर्मल प्लाज्मा देने से पूरी हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग करने के बाद भी पीटीटी वगैरह नॉर्मल नहीं आई तो समझ जाएँ उसके पेशेंट में एंटीबॉडी वगैरह कोई प्रेजेंट थी जो कि नॉर्मल प्लाज्मा के फैक्टर को भी जाके अटैक कर रही है।
तो इसमें क्या है, पीटीटी डज नॉट करेक्ट अपॉन मिक्सिंग नॉर्मल प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि पेशेंट के प्लाज्मा में इनहिबिटर पड़ा हुआ है। सही है। अगर पीटीटी करेक्ट हो जाए तो समझ जाएं कि वो, अगर मिक्सिंग करने के बाद पीटीटी करेक्ट हो जाए तो समझ जाएं उस पेशेंट में जेनेटिक डिफिशियंसी थी जो मिक्सिंग होने के बाद सही हो गई थी। सही है।